नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में मैं रमेश स्वागत करता हूं। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मूल अधिकार को हम लोगों ने 4-5 वीडियो जरूर बनाए और लेकिन उसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की क्या विशेषताएं हैं, इनके अलावा एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक एक शब्द जो इस एक एक आर्टिकल में जो बता रखा है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई संविधान में नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में है, क्योंकि मूल अधिकार में हम लोगों ने जाना है कि भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक है जो किसका प्रावधान किया गया है, नीति निर्देशक तत्व। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आप लोगों के डाउट आराम से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बात आ जाती है जो नीति निर्देशक तत्व है किस संविधान के किस सोर्स का भाग है, क्योंकि अक्सर सवाल यही से बनता है कि अपन लोगों को पता है कि हमारे संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई जो भारत का संविधान है हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न देशों को शांति, जो विभिन्न प्रकार के देश है, जितने भी देश है उनके अंदर जो संविधान बना हुआ है उनकी विशेषताओं को छानकर हमारे संविधान में ऐड करेंगे और एक विस्तृत संविधान का निर्माण किया गया। तो ये बात हो गई भाई दूसरे देशों से लिया गया है। तो अब आपके सामने बात आ जाती है कि भाई नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के संबंध में हम लोगों ने जाना था कि भाई ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाग के बाद कि भाग 3 में 36 से भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई किसमें प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक तत्वों का सोर्स या किस संविधान से लिया गए हैं वो है आयरलैंड के संविधान से। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात आ जाती है एक और विशेषताओं की, कुछ बेसिक जानकर फिर हम लोग इस पर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अगर बात करें इसके अलावा जो ग्रेनविन आइंस्टीन ने क्या कहा था, ग्रेनविन आइंस्टीन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार हैं जिसे उन्होंने क्या संज्ञा दी, संविधान की मूल आत्मा। तो अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है, क्या मूल अधिकार को कहा जाता है, क्या नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या हो सकता है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को क्या बोलते हैं, संविधान की मूल आत्मा के रूप में ग्रेनविन आइंस्टीन ने कहा था। ये भी ध्यान रखना है। अक्सर लोग भीमराव अम्बेडकर की ओर चले जाते हैं, उनके भी है स्टेटमेंट काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज ना होकर चीजें क्लियर रखनी है। ये तो बात होगी बेसिक जानकारी, ठीक है ना। और आगे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे जो वाद रहा है कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं और जो डीपीएसपी है इनमें वाद थे, जो कानूनी प्रावधान थे, क्या कौन सा है, किस पर कौन सा किस स्थिति में हावी हो सकता है, उसको हम लोग वीडियो के अंत तक समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 में इसका प्रावधान किया गया है, वो है नीति निर्देशक तत्व का। इसके अलावा अब हम लोग एक एक आर्टिकल पर आ जाते हैं, क्योंकि सबको समझना जरूरी है। सवाल यहीं से बनेंगे किस आर्टिकल में किसका प्रावधान है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। अब आपके सामने कुछ चीजें सिमिलर होते हुए नजर आ रही होगी, क्योंकि भाग 3 में जब मैंने मूल अधिकार की बात की तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 में जो प्रावधान किए गए हैं, ये परिभाषा का मतलब जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई ये वही है, ये उसी को ही बता रहे हैं, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग आर्टिकल में जरूर बता रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब, दोनों की परिभाषाओं का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। इसी में वही है जो संसद और विधानमंडल की कार्य प्रणाली का है, या अन्य छोटी छोटी संस्थाएं या कार्य करने वाली, जैसे पंचायती राज हो गया, न्याय परिषद हो गया। तो इस टाइप की जो भी संस्थाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारी है जो पिछले वीडियो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोगों का काम यही है कि पहले उसको अच्छे से समझे, क्योंकि दोनों में अक्सर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा पूछ ले कि जो आर्टिकल राज्य की परिभाषाओं को आर्टिकल 12 में केवल बताए गए हैं, तो केवल शब्द आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल आर्टिकल 12 में नहीं है, वो आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा को सिमिलर रूप में आंका गया, या वो परिभाषा जो आर्टिकल भाग 12 में है, वो कौन सी आर्टिकल 33 भाग 4 में है, 36, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब राज्य की परिभाषा को आप लोगों ने समझ लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बात आ जाती है अनुच्छेद जो आर्टिकल 37, ये क्या कहता है, न्यायालय में परिवर्तन ने। ये जो आर्टिकल्स है ये आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों की ही बात कर रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मूल अधिकार न्यायोचित है उसको साथ इसलिए लेके चलना हो ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। इसलिए मैं बार बार मूल अधिकार का शब्द यूज कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है, क्योंकि इससे आप लोगों के दोनों टॉपिक उसका रिवीजन होगा और इसका रीडिंग हो जाएगा। तो दोनों डिफरेंस के जब भी हम लोग किसी चीज को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज्यादा इजी वे में याद होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, मतलब गैर न्यायोचित। क्या है, गैर न्यायोचित, मतलब ये कह रहे हैं अगर आपके नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो वो बहाना ना आकर आप लोग, हाँ, ये जो प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व, राज्य का ये कर्तव्य है कि भाई आप अपनी जो विधियां बना रहे हो, कानून की प्रक्रिया बना रहे हो, उसमें इसका यूज करना कर्तव्य है, आपका मूल कर्तव्य है कि आप लोग विधि कोई भी कानून बनाओ तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाओ, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन मूल अधिकार में हम लोगों ने क्या कहा कि न्यायोचित है, मतलब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक तो ये क्लियर हो गया भाई न्यायोचित गैर न्यायोचित वाली स्थिति, आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, आर्टिकल 38 कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया स्टार्टिंग में, वो बताना जरूरी था, क्योंकि जो इस नीति निर्देशक तत्वों को 3 सिद्धांतों में बांटा गया या 3 भागों में बांटा गया एक तरीके से। एक समाजवादी सिद्धांत की प्रेरणा है, एक गांधीवादी सिद्धांत की प्रेरणा है, तो एक उदारवादी सिद्धांत की। तो मैं आपको ये भी साथ साथ बताते हुए चलूंगा भाई कौन सी भाषा, मतलब कौन सी लैंग्वेज या किस आर्टिकल में किस सिद्धांत, किस प्रकार का सिद्धांत है, क्या समाजवादी है, क्या गांधीवादी है, या ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि भाई उदारवादी है, ठीक है ना। तो गांधीवादी उदारवादी को हम लोग, मैं आपको साथ साथ बता दूं, जैसे ही पहला समाजवादी अब आ चुका है तो आप लोगों को बता दूं, मैं एस शब्द मैंने समाजवादी शब्द के लिए यूज किया। समाजवादी का मतलब यही हो गया सामाजिक कल्याण से संबंधित है, वैसे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही सामाजिक कल्याण है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसर में समानता। ये कह रहे हैं कि आय में समानता, संपत्ति से रिलेटेड आप लोगों को समानतम अधिकार दिए गए हैं। आपकी प्रतिष्ठा से संबंधित या सुविधाओं के जो अवसर होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी आय और प्रतिष्ठा अलग है तो आप लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, ऐसा ये हमारा आर्टिकल है जो 38 कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आय, प्रतिष्ठा या अन्य सुविधाओं की बात करें तो इनमें अवसरों की समानता होगी, समझ रहे हैं ना ये चीज आप लोग। तो ये चीज समझनी है आप लोगों को। तो ये आर्टिकल 38 है, इसका भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कुछ जो नीति निर्देशक तत्व थे वो मूल संविधान का भाग थे, लेकिन कुछ सिद्धांत थे जो किसका भाग थे, जो बाद में जोड़े गए। तो इन दोनों में आप लोगों को ध्यान रखना। मैं 3 चीज बता देता हूं, उसको दिमाग में बिठा लेना। मूल संविधान में जो थे वो तो सबको पता ही है, जनरली अपन लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो बाद में ऐड किया उस पर ध्यान रखना जरूरी है। मूल से रिलेटेड अगर बाद वाली चीजें अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी क्या होता है, मूल होता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 4 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से अभी इसमें आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा 44 संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया, और फिर 97 संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया, समझ रहे ना। तो उनको मैं जैसे वो आएगा, अब जैसे मैंने इसकी बात की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये कह रहे हैं कि सामाजिक स्थिति हो या इकोनॉमिकल स्थिति हो या पॉलिटिकल स्थिति, तीनों प्रोसेस में या ऐसे एनवायरमेंट में आप लोगों को सबके लिए समान अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको अधिक अधिकार दे दिए
और आपको कम दे दिए, ऐसा नहीं, ये समान न्याय की बात कर रहे हैं, तो सभी के लिए समान कानून की तरह है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल है ये है 44वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया है। तो आप यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देना, समझ रहे हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि भाई जो इसकी बात है जो कि संविधान में की गई है, सॉरी 44वें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताना भूल गया था, इस 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या समझना था वो तो मैंने आपको बताया, और किस संविधान, क्या ये संविधान का मूल भाग है क्या नहीं है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बात आ जाती है अनुच्छेद तो 39 क्या कहता है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। अब ये क्या कह रहा है, समान कार्य समान वेतन, संसाधन है जो भी है सबको लेके और समान वितरण हो। अब भाषा से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक प्रकार का समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि नीति निर्देशक तत्व है जो समाजवादी, कौन सा, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं, उनके विचारों को डाला गया है। तो ये जो 39 आर्टिकल कह रहा है क्या, संसाधनों का उचित वितरण, जो संसाधन है, जो आम जीवन में आवश्यक संसाधन है, उसका जो वितरण है, उसका जो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका समान लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक संसाधन मैं तेरे कांटेक्ट में हूँ, या उसकी जान पहचान है, मेरी वहां पहुंचे, उससे कांटेक्ट से आप लोग किसी का हक छीन रहे हैं, ऐसा हमारा संविधान के आर्टिकल 39 है जो परमिशन नहीं देता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो ये आपका संसाधनों का उचित वितरण का मतलब समझ में आ गया। आगे क्या करें, समान कार्य समान वेतन। अब एक और इसी के अंदर दो लाइनें होगी, एक तो संसाधनों का वितरण हो गया, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप पुरुष हो आप महिला हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर 100 रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना, आप पुरुष हो, उसी काम के लिए महिला को 80 रुपए या 50 रुपए दे रहे हैं, तो ये हमारे संविधान इसके खिलाफ है, समझ रहे हैं ना। अगर आप एक ही काम को अगर पुरुष और महिला करें, उसी टाइम पीरियड में करें, तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल कौन सा कह रहे हैं, ये आर्टिकल 39 कह रहे हैं। मतलब भेदभाव की नीति को, नीति से क्या ऊपर उठ के बात कर रही है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, संसाधनों का उचित वितरण 39, और ये बता दूं जो 38 आर्टिकल है, सॉरी 39 जो आर्टिकल है 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये ध्यान रखना, ये मूल रूप से नहीं था, ये एक प्रकार का समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे देखिए। अब आर्टिकल 39 में एक और जोड़ा गया, आर्टिकल 39 ये तो हो गया मेन, इसके साथ एक क करके या ए करके समान न्याय और गरीबों का निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी एक प्रकार से क्या है, समान न्याय, ये समाजवादी लक्षण को दर्शा रहा है। तो ये आप समझ में आ गया कि ये समाजवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, समान न्याय और गरीबों की निःशुल्क व्यवस्था। तो ये क्या कर रहे हैं, समान न्याय, कि भाई जिसको भी न्याय मिले, ऐसा नहीं है कि जो पैसों वाले अमीर लोग हैं उनको न्याय में अधिक स्वतंत्रता हो, या उनके पास पावर है तो गरीब दब जाता है। लेकिन हमारा आर्टिकल जो 39 का आर्टिकल 39A भाग कहता है कि भाई आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई है। स्पेशली अलग से ऐसा नहीं है कि आप लोग गरीब हो तो आप लोगों से या आप उस चीज से लड़ाई, मतलब कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, या आपके पैसे ज्यादा लगेंगे नॉर्मल दूसरे के पीपल के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा आर्टिकल 39 ये प्रावधान करता है कि समान न्याय होना चाहिए और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। ये कह रहे हैं जो लोअर बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके लिए क्या हो, कानूनी प्रक्रिया में निःशुल्क हो, मतलब उनके कोई चार्ज नहीं लगे। जब भी उनको केस लड़ना हो या किसी कानूनी कार्रवाई में शामिल होना हो तो गवर्नमेंट उनके लिए निःशुल्क प्रावधान करती है, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे व्यवहारिक लाइफ में भी ये चीजें बहुत काम आती है, तो अपन लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये भी क्या एक समाजवादी सिद्धांत की बात कर रहा है, समाज कल्याण से संबंधित है। तो मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं समाजवादी, हर चीज जैसे समाज कल्याण के लिए होती है, बस एक नजरिया होता है कि गांधीवादी सिद्धांतों में गांधी से प्रेरित होकर जो चीजें डाली गई हो, या गांधी जी के सपनों का भारत के रूप में जो भी उनके सिद्धांत थे उनको शामिल किया गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 40 की बात करते हैं।
आर्टिकल 40 क्या कह रहा है? आर्टिकल 40 कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 जो अनुच्छेद 40वां ये कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत है, ये गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अनुच्छेद 40 में डाला गया हो। तो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत को गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आप लोगों को दिमाग में यही आना चाहिए, आर्टिकल 40 में इसका प्रावधान है और एक प्रकार से ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत से गठन से क्या होगा, जैसे आप लोग किसी विलेज एरिया में रह रहे हो, मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हो, किसी भी विलेज, ग्राम पंचायत क्या होता है, वहां पर सरपंच होता है मुख्यतः। तो सरपंच क्या काम करता है, जो उनकी लोकेशन की 5000 4000 2000 जितनी भी जनसंख्या होती है, तो उनके लिए क्या है, अवसरों में समानता, मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं, हो सकता है उनके गांव में एक अच्छे डेवलप मिडिल क्लास और लोअर बैकग्राउंड टाइप के लोग रह रहे हैं, तो उनके सुविधाओं और मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, ग्राम पंचायत ही उन लोगों तक पहुंच पाती है। एक प्रधानमंत्री होता है वो आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाता है उनकी सेवा करते करते। इसलिए छोटे छोटे पार्ट बनाकर ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर आर्टिकल 14 में इसका पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ कोई दिक्कत वाला कुछ है नहीं, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आर्टिकल 41 में आते हैं। तो आर्टिकल 41 क्या कहते हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यह भी एक प्रकार का समाजवादी सिद्धांत है। ये कहना चाहता है कि कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें आप लोगों को कुछ विकट स्थिति आ गई, जैसे पैंडेमिक में अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो, काफी लोगों को रोजगार से रिलेटेड हो, काम धंधों से रिलेटेड हो, सब पर इफेक्ट बहुत बुरा पड़ा है। एटलीस्ट कम से कम मिडिल और लोअर बैकग्राउंड पर ज्यादा पड़ा है, वैसे तो सब पर पड़ा है, लेकिन इसका जो प्रभाव देखा गया है वो लोअर बैकग्राउंड और मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ा, क्योंकि उनके जो आमदनी का सोर्स थे वो सारे ठप हो गए थे पैंडेमिक के कारण। तो ये कह रहे हैं कुछ ऐसी स्थिति आ गई वहां पर आप लोगों को काम के लिए अवसर देने चाहिए। हो सकता है शिक्षा में आप लोगों को जरूरत हो या कोई किसी प्रकार की लोक सहायता में हो, तो आप लोगों को आर्टिकल ये आपके साथ है, कौन सा 41 कहता है कि कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का आप लोगों को अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल 41 कहता है आपके लिए। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आप इस आर्टिकल को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाओ। तो दोस्तों ये न्यायोचित नहीं है, समझ रहे हैं ना, गैर न्यायोचित है। ये जो प्रावधान होते हैं ये राज्य सरकार द्वारा, राज्य द्वारा अपने विधियों में जो कानून बनाए जाते हैं उसमें अपने मूल कर्तव्य के रूप में, अपने कर्तव्य के रूप में उसको शामिल किया जाता है, ताकि किसी भी नागरिक का हनन नहीं हो, चाहे उनके अवसरों से हो या मौलिक अधिकार में इस प्रकार जो भी प्रावधान है उसको ले जाके आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके वहां सुप्रीम कोर्ट में सीधा क्लीन बात कर सकते हो, वो एक आधार है। लेकिन इसको एक 100% मौलिक अधिकार की तरह आधार नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं सर ने बता दिया कि बस अवसर की समानता है, गरीबी आ गई है, शिक्षा गड़बड़ हो गई है और सीधे सुप्रीम कोर्ट चल लिए थैला लेकर, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। सबके लिए अलग अलग कानून का प्रावधान है। आप कुछ चीजें स्टेप ले सकते हो इसका हवाला देकर, बट जो मौलिक अधिकार को जो डायरेक्ट दे रखा है वो इसको नहीं दे रखा है। ये भी हमारे संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। भले इसमें चीजें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है मौलिक अधिकारों में, दोनों का मतलब थोड़ा अलग निकलता है, लेकिन दोनों की आवश्यकता है हमारे समाज के लिए, समझ रहे ना। क्योंकि राज्य का भी तो कर्तव्य है ना कि वो अपनी कुछ विधि लाए, कुछ मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट या संविधान से डायरेक्ट मिल गए, लेकिन कुछ है जो हमारा राज्य का भी कर्तव्य है कि कुछ विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे सुरक्षा और हमारे अवसरों या हमारे कमियों की पूर्ति या अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए इसकी नीड पूरी हो। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखिए आर्टिकल 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 कह रहा है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध। ये कह रहा है काम की न्याय संगत, मतलब आप लोगों को काम की जो काम देने की प्रक्रिया हो सकता है, इसमें क्या है, न्याय संगतता होनी है, ऐसे नहीं समानता होनी चाहिए उस काम से देने से रिलेटेड। ये काम पुरुष कर सकता है, ये वो कर सकता है, ये इसको नहीं दिया जाएगा, इसको नहीं दिया, इस टाइप की जो साइकोलॉजी होती है ये वीक साइकोलॉजी को दर्शाता है। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, प्रसूति सहायता का उपबंध। ये कह रहा है प्रसूति सहायता, अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के कारण क्या हो रहा है, उसको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी और उसका बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सहायता का उपबंध किया जाता है। मतलब वो राज्य सरकार भी कर सकती है और किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से उसको फायदा दिया जाता है।
ताकि उसका सहयोग हो सकता है, ठीक है ना। सभी परिवार है, सब चीजों को बैलेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये जो हमारा आर्टिकल 42 है ऐसा प्रावधान करता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 43 कह रहा है कर्मकारों के लिए जो काम करने वाले हैं, निर्वाह मजदूरी आदि जो काम करते हैं उनके लिए मजदूरी का प्रावधान भी कौन कर रहा है? आर्टिकल 42 में 43 में कर्मकारों के लिए जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? निर्वाह मजदूरी का जो अवसर है या होनी चाहिए, उनमें वर्दी होती है या वर्दी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी के बाद 43 में 44 क्या कह रहा है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में मतलब ऐसे व्यक्ति जो काम करने वाले हैं उस उद्योग से संबंधित उसमें स्किल है, तो उनके लिए क्या है? उन उद्योगों में, उन इंडस्ट्री में जो कि किसी भी कारणवश से उनको कर्मकारों को जो काम सीख रखे हैं घर में बैठे हैं, तो उनके लिए अवसर का प्रावधान करता है। मतलब वो भाग लेना, उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना, कौन? कर्मकारों का भाग लेना। तो ये किस आर्टिकल में दर्शाता है? ये आर्टिकल 44 में दर्शा रहा है। ये आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब अनुच्छेद आ जाता है कि 41 मिनट दोस्तों, कंफ्यूजन है यहाँ 44 नहीं है, यहाँ पर है 43A और यहाँ पर है 43B। हमें को 43A में, जिसमें 43 कर्मकारों के लिए मजदूरी का प्रावधान, 43A में उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकारों को भाग लेना, और 43वें भाग बी में सहकारी समितियां जो कि एक प्रकार से समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। ये कह रहा है कि सहकारी समितियां, तो सहकारी समितियों का जो प्रावधान है, पहले तो मैं बता दूं, ये भी एक मूल संविधान का भाग ना होकर इसे भी कब डाला गया? 97वें संविधान 97वें अमेंडमेंट एक्ट, किसमें? 2011, मतलब आज से करीब माने तो कम से कम 9-10 साल हो गए होंगे। उस समय इसका प्रावधान किया गया है, किसका? सहकारी समितियों का। छोटी छोटी सहकारी समितियां बनाई जाती हैं ताकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, कोई भी काम से रिलेटेड हो, उन समितियों के माध्यम से उस काम को बैलेंस करने में आसानियां होती है। टाइम वेवर क्या होता है? संतुलित किया जा सकता है। तो ये आराम से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी एक नया आर्टिकल है, जोड़ा गया है बाद में। तो इसका जो टाइम पीरियड है 97वें संविधान संशोधन 2011 में। क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब अनुच्छेद 44 क्या कह रहे हैं? नागरिकों के लिए एक समान सिविल सुविधा। ये उदारवादी सिद्धांत को बता रहा है दोस्तों। ये मॉडर्न टाइप के सिद्धांतों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियां क्या कह रहा है? सहकारी समितियां 43 में हो गया, 44 में हो गया नागरिकों के लिए समान सिविल सुविधा। हर नागरिक के लिए जो कानूनी संहिता है, जो सिविल कानून की संहिता है या सिविल कानून का बोर्ड है, सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप सबके लिए एक समान सिविल संहिता है। कानूनी न्याय की एक समान सिविल संहिता है। इसमें किसी भी प्रकार का धर्म विभेद के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों को आराम से समझ में आ गया। ये एक प्रकार का उदारवादी सिद्धांत है, एक मॉडर्न सिद्धांत को दर्शाता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आर्टिकल 45 क्या कहता है? शैशव अवस्था की देखरेख। ये क्या कहता है? बचपन, छोटे बच्चे होते हैं, कम उम्र के, शैशव अवस्था होती है 2, 4, 5, 6 साल के, उनकी क्या हो देखरेख का प्रावधान करती है। कौन करती है? राज्य करता है, ठीक है ना। राज्य उसका प्रावधान करे। ये हमारा नीति निदेशक तत्व कहता है कि भाई शैशव अवस्था की देखभाल कम से कम 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं उनकी देखभाल भी किया करें। इसके अलावा 6 वर्ष से कम के लिए शिक्षा का प्रावधान करें। ये हमारा आर्टिकल 45 है। ये कैसा प्रावधान कर रहे हैं? शैशव अवस्था जो कम उम्र के बच्चे के हैं, 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उनकी क्या है? देखभाल का भी प्रबंध कर रहे हैं। ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य या राज्य सरकार का कर्तव्य है। इसके अलावा 6 वर्ष से कम के लिए, अगर जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनके लिए क्या हो? शिक्षा का क्या वो मैनेजमेंट करें, शिक्षा की सुविधाएं दिलाएं। ये हमारा आर्टिकल है जो 45 कहता है। और एक चीज बता दो, जो आर्टिकल 45 है ये तो है ही है, इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में
आर्टिकल 21A में भी इसको मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान की बात की गई है, और इसके अलावा इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। तो ये जो लाइन है दोस्तों, इसमें हल्का सा कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन इसका प्रावधान है आप लोगों को नीति निर्देशक 45, 21A मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो मौलिक कर्तव्य है उसमें 11 जो मौलिक कर्तव्य 11वां जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आगे होगा शैशव अवस्था की देखरेख की बात या 6 वर्ष से कम के लिए शिक्षा का प्रावधान की बात की गई है, वो आर्टिकल 45 में की गई। क्लियर हो गया ये उम्मीद कर रहा हूं कि आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आर्टिकल 46 क्या कह रहा है? SC, ST और OBC को भी 102वां संविधान संशोधन, ध्यान करेंगे आप लोग, गूगल सर्च करके देखना। SC, ST अब OBC और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवर्ती ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा जो वीकर सेक्शन है SC, ST, OBC और जो वीकर, जो लोअर बैकग्राउंड से अगर लोग जो कैंडिडेट कनेक्टेड हैं, जो इस वर्गों में आते हैं, उनके हितों की, उनके जो आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताओं, उनके जो भी नीड होती हैं, राज्य सरकार उनके लिए अवसरों की क्या है प्रबंध करे। राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, ये अपने सारे सिद्धांत अपने कानूनों में डालें, उसमें अप्लाई करें। तो SC, ST, OBC और दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि से रिलेटेड ये प्रावधान किया गया। कहां पर किया गया है? आर्टिकल 46 में। तो आपके दिमाग में जैसे ही SC, ST, OBC और दुर्बल वर्ग शब्द आए, इनके हितों की अभिवृद्धि आए, तो आपके दिमाग में एक आर्टिकल आएगा, वो है 46। ठीक है ना? ऐसे याद रखेंगे तो एक बार में आप लोगों का आंसर देखते टिक कर लोगे और वहां से आप लोग आगे निकल जाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम वाली चीजें नहीं है, ये फैक्चुअल डेटा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को 2-3 बार देखेंगे तभी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, शब्द को कैसे समझना है वो मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बात करता हूँ अनुच्छेद 47। जो अनुच्छेद 47 वो क्या कहते हैं? लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। क्या कह रहा है? लोक स्वास्थ्य सुधार करने का। इसका कहने का मतलब है कि नशीली दवाएं, ड्रग्स हो गया, इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं जैसे मदिरा पान हो गया, ये क्या है? ये सारे नशीले पदार्थ होते हैं। इसके वजह से शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, अगर मेडिकल भाषा में बात करें तो वो अपना ढंग से काम करना बंद कर देते हैं और फालतू गैला यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे यहाँ बात आ जाए कि जो मदिरा है, ड्रग्स है या किसी प्रकार की नशीली दवाएं हैं, तो राज्य का कर्तव्य है वो विधिक प्रक्रिया द्वारा उस पर क्या प्रतिबंध लगाएं, तभी ही क्या होगा? लोक स्वास्थ्य सुधार होगा। भाई लोक स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि जिस राज्य से जो जनसंख्या बिलोंग करती है उस राज्य सरकार का कर्तव्य है किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं की वजह से, ड्रग्स की वजह से या मदिरा की वजह से वहां के लोगों में स्वास्थ्य में सुधार में कमी आ रही या सुधार ना होकर असुधार बढ़ रहे हैं, तो राज्य का कर्तव्य है उनके लिए विधि कानून बनाकर इस पर प्रतिबंध लगाए। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये 47 भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 48। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, अनुच्छेद 48 है जो मूल संविधान का भाग ना होकर से 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या कह रहे हैं? कृषि और पशुपालन का संगठन, ये एक प्रकार से मॉडर्न सिद्धांत मतलब उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांतों का मिला जुला रूप, दोनों के सिद्धांतों की प्रेरणा का स्रोत है। तो ये कह रहे हैं कृषि से मतलब खेती बाड़ी या कृषि किसानों से संबंधित जो भी प्रबंध है राज्य का कर्तव्य है उसका प्रबंध करें। इसके अलावा पशुपालन, भेड़ बकरी ऊंट जो भी है, जो पशुपालन में शामिल जो जीव जंतु हैं उनकी क्या करें? उनके संगठन के माध्यम से उनकी सारी व्यवस्थाएं करें, उनके प्रबंधन में उसका सहयोग करें। ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है और हमारा भी। क्लियर है? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा भी नहीं है कुछ नया है और मैं क्या बता रहा हूँ ऐसा आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ नहीं लग रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 48, जो आर्टिकल 48 में ए में क्या प्रावधान किए गए हैं? ये 48 है जो कि बाद में शामिल किया गया। और 48 ए क्या कह रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। शब्द से समझ में आ रहा है पर्यावरण के, हमारे जो पर्यावरण एनवायरमेंट है इसके संरक्षण और मैनेजमेंट किया जाए।
इसको कहीं पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसके लिए कड़े प्रबंध किए जाएं। और साथ ही साथ इन एनवायरमेंट में रहने वाले वन्य जीवों और जीव जंतुओं की रक्षा भी करना किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है, और हमारे सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीव जंतु, ठीक है ना, तो यहाँ क्या है? पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48A में। क्लियर हो गया? तो कृषि पशुपालन के पीछे पीछे पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा डाल देना, और एक बार में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अनुच्छेद 49 क्या कर रहा है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये एक प्रकार का उदारवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 49 कह रहा है राष्ट्रीय महत्व का, जो हमारे राष्ट्रीय मतलब जो हमारे भारत है, हम जिस प्रकार अगर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो हम लोग भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रीय महत्व, हमारे नेशनल का जो इम्पोर्टेंस, जो धरोहर है, ठीक है ना, उसकी क्या है? धरोहर हो, वस्तुएं हो, तो उसको क्या है? प्रबंधन करने में राज्य का ये कर्तव्य है कि स्मारकों का प्रबंधन करें। अगर कुछ विशेष वस्तुएं हैं हमारे जो धरोहर को बताती हैं, पुरानी धरोहर को बताती है, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि उसको सुरक्षित या उसको सुरक्षित रखने का प्रबंध करें। क्लियर है ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा भी नहीं है, कुछ नया नया कुछ है नहीं, ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हैं। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये एक प्रकार का उदारवादी सिद्धांत है। ये कह रहा है कार्यपालिका, जैसे कार्यपालिका में हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद होगी, तो ये कार्यपालिका का भाग होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो इन दोनों को कार्य प्रणाली को क्या है? अलग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम लोग पॉलिटिशियन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया के अलग है। एक सुप्रीम कोर्ट में जहां पर जनता का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और जो कार्यपालिका होती है, इनकी जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। तो इन दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इन दोनों को अलग रखा हुआ ताकि दोनों का महत्व बना रहे। ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे के काम से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत की बात कहां की गई है? वो आर्टिकल 50 में। और लास्ट है आज का आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 51 में ये बताया गया है कि जो राज्य की शांति, मतलब क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखनी है। हालांकि कुछ देश हैं जिसकी वजह से अशांति बार बार फैली रहती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, आतंकवादियों का गढ़ है, ये आप सबको पता है। और अभी भी कुछ वीडियोस तो वायरल होते ही रहते हैं अक्सर न्यूज में, उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ ये गुदे करने के काम है ही है इसके। तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति के लायक भी नहीं है। और जैसे चीन है, तो चीन का भी इतना कोई खास नहीं है, ये अशांति फैलाने वाले। तो अगर मोस्ट कंट्रियों में बात करें तो पहले और दूसरे स्थान पर चीन और पाकिस्तान ही आ रहे हैं। तो इसके अलावा ये जो हमारा आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाने की अभिवृद्धि की जाए, बिना लड़ाई के शांति से सब लोगों को, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी शांति का लेवल बढ़ाया जाए, और बिना किसी युद्ध और लड़ाई के शांति से अपने देश के नागरिक जीवन यापन करें। ठीक है ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ये तो बात हो गई आर्टिकल से। अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि वो सवाल ऑलरेडी यूपीएससी में भी पूछा जा चुका और सब जगह पूछा जा चुका। वो सवाल है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आए कि भाई मूल अधिकार या नीति निर्देशों में टकराव की स्थितियां आए, तो कौन हावी होगा? तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो फाइनल स्टेटमेंट है, आप लोग चंपारण दोहराइजन बार 1951 में ना जाकर, क्योंकि वहां पर तो मूल अधिकार को प्रभावी बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को फाइनल कंक्लूजन की बात बता देता हूं, ताकि वो आप लोगों को एग्जाम में वहीं से आप लोगों के सवाल आएगा। तो वो है मिनर्वा मिल्स वाद। कौन सा? मिनर्वा मिल्स वाद है। जो मैं मिनर्वा सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप लोग जोधपुर वाले हो तो आपका ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। मिनर्वा मिल्स वाद है आर्टिकल, इसका जो 1980 में, कौन सा 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में ये प्रावधान किया गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशों में टकराव की स्थिति में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रभावी होगा ये प्रभावी होगा, तो उन्होंने एक भाषा में कह दिया दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ रहे ना? मतलब दोनों के बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार हावी हो गया या नीति निर्देशक तत्व, दोनों एक दूसरे के पूरक, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
दोनों का होना जरूरी है, इसलिए उन दोनों के लिए एक पूरक शब्द यूज किया। नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार है, एक दूसरे के पूरक है। ये मिनिमा मिल्सवा 1980 में इसका प्रावधान किया गया हो, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आराम से आप लोगों को स्टोरी टाइप मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में सुधार